हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 10 करेंगे, जो कि है लास्ट लेक्चर। और इसमें हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस चैनल पर फॉलो जरूर करें, जो कि है टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान है क्या, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तो संविधान क्या है? संविधान एक क्या है? डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी कंट्री को स्ट्रक्चर और वहां पे चलाने के लिए उसके लिए नॉर्म्स प्रदान करता है। ओके। और यह किसी भी कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है। ठीक है। और ये उस कंट्री को एक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटी प्रदान करता है। तो संविधान का ये थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है। तो संविधान जो निर्मित है वो तीन बॉडीज पर, जो ट्रिनिटी है वो कौन कौन सी है? एक है लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? कोई भी कानून बनाना, क्योंकि इसका हिंदी में रूपांतर क्या है? विधायिका। विधायिका मतलब विधान बनाना इसका काम है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका हिंदी में इसका मतलब क्या है? उस जो विधान को इम्प्लीमेंट कराना, उसको लागू कराना, यानी कि जो लॉ मेकिंग काम है लेजिस्लेचर का, और उसको इम्प्लीमेंट कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। इसके अंदर कौन कौन आता है ये सारा हम लोग पहले देख चुके हैं, सारा इन्हें डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ये हम लोग पीछे के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। ओके। यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन है संविधान का। फिर उसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जो ये लॉ बनाए जाते हैं उनका इंटरप्रिटेशन के लिए, और उनका कोई भी डिस्प्यूट अगर उन पे हो जाता है तो उसके उसके निवारण के लिए जुडिशरी है। तो ये तीन बेसिक बॉडीज हैं जो कि संविधान की ट्रिनिटी कहलाती हैं। और संविधान क्या क्या चीजें निर्धारित करता है? तो ये जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके अधिकार और उनके कर्तव्य को निर्धारित करता है, तथा इन जो ये तीन अंग हैं संविधान के, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको निर्धारित करता है। तो ये संविधान का कार्य है। ओके। अब देखते हैं भारत में संविधान का विकास। ठीक है। तो ये हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला एक 1773 से लेकर और 1857 तक। ठीक है। 1858 तक नहीं, 1857 तक। ओके। ये पहला फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो रूल कर रही थी भारत पर। फिर इसके बाद 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद में 1858 से और 1947 तक ये यहाँ पे किसका शासन रहा? यहाँ पर क्राउन का शासन रहा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो ये दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो फेज है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी भारत पर, उसमें देखते हैं क्या क्या एक्ट आए, उसमें क्या क्या चीजें प्रोविजन दी जो आगे चल के संविधान में इंक्लूड की। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला फेज है 1773 से 1857 की क्रांति से पहले तक का। इसमें रूल किसने किया? कंपनी ने रूल किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। हम लोग जानते हैं ये चीज। तो इसमें कौन कौन से एक्ट आए जो कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन में आए? तो पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर 20 साल में आए जो चार्टर एक्ट थे 1793 के बाद 1813, 1833 और फिर 1853। फिर इसके बाद क्या हो गया? जो है रिवोल्ट हो गया 1857 का। अब जो ये कहानियां हैं बीच की, मतलब कि जो बीच की स्टोरी है, 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों खत्म हो गई थी, फिर हटा दिया था, मतलब उसका रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन के अंतर्गत क्यों रूल चला गया था, ये सारा हिस्ट्री का मैटर है। हम लोग हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी परिप्रेक्ष्य से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एक्ट हैं, इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यहाँ पे इस टेबल में दी हुई हैं, लेकिन इन एक्ट्स को हम लोग आगे फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि रेगुलेटिंग 1773 है, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या क्या चीजें बदलाव हुई थी, तो वो हम लोगों को अच्छे से देखने हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा एक मेन विशेषता इसमें दे दी गई है। ओके। तो इसको पढ़ना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग इनको इंक्लूड करके ही पढ़ लेंगे। तो बस हम लोगों को ये याद रखना है कंपनी रूल कब से कब तक था? 1857 के रिवोल्ट से पहले। और कौन कौन से एक्ट आए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये रूल आया था 1773 का। फिर पिट्स इंडिया एक्ट
ठीक है, विलियम पिट्स, ये हम लोग स्ट्रीम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की कहानी। फिर 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853, तो ये सारे एक्ट आए थे, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर सेकंड फेज में हम लोग देखेंगे क्राउन का रूल, यानी कि जब ब्रिटिश क्राउन के पास में शासन आया, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया शासन के लिए भारत में और अपने स्तर पर ले ली पूरी व्यवस्था। तो उसमें कौन कौन सी, सबसे पहले गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 का, फिर उसके बाद काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892, उसके बाद ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, फिर उसके बाद 1919 का मॉन्टेगो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म। आफ्टर दैट लास्ट एक्ट था 1934, फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस 1947। ओके, ये देखते हैं। फिर ये 1935 तक इसमें देखेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद पूरा चर्चा करेंगे संविधान सभा, असेंबली, क्या मीटिंग हुई, सारी कुछ देखेंगे, क्या समितियां थी, सारा कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला एक्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी 1773 का। तो इसमें क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए ये पहली कोशिश थी। तो ये पहली कोशिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है कार्यों, ईस्ट इंडिया जो कंपनी कार्य कर रही थी उन पर नियंत्रण करने के लिए। ओके, फिर सेकंड देखते हैं कि कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता मिली थी। तो इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कार्य थे उनको फॉर्मल रूप से मान्यता दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद ये क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये क्या था, ये केंद्रीय प्रशासन की नींव थी, यानी कि पहली बार ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इस एक्ट के द्वारा, क्योंकि पहली बार एक्ट आया था ये 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट नामी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स क्या थे। अब इनमें से हम लोगों को चीजें याद रखनी है कि क्या क्या फीचर्स थे जो कि 1773 के जो एक्ट है उसके द्वारा किए गए रिकमेंडेशन। तो उसमें जो बंगाल का गवर्नर था, सबसे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर उसका जो पद है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल बना दिया उसे, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित कर दिया। तो पहला पॉइंट टू रिमेंबर, एक ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी, हम लोग जानते हैं जो 3 मेन प्रेसिडेंसियां थी भारत में, एक थी बॉम्बे, मद्रास और एक थी बंगाल। ओके, जिसमें बंगाल से स्टार्ट हुआ, ठीक, वहीं पे प्लासी वॉर सब कुछ है, ठीक है, देखा हम लोगों ने, फोर्ट विलियम, सारा कुछ वो हिस्ट्री में देखेंगे डिटेल। तो इसमें क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया, यानी कि मेन सुपीरियर पावर किसको दे दी गई, जो बंगाल का गवर्नर था उसको सुपीरियर पावर दे दी गई, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उसको उसके अधीन कर दिया गया, यानी कि वो इंफीरियर कर दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ओके, तो दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके अधीन, मतलब उसके लिए कार्य करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की गई, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। तो ये याद रखना है कि उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य बनाए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके, तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद इसी एक्ट से हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट देखा था तो उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी, और जो एमपी थे वो पहले सीजीआई थे वहां के। ओके, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि कौन से एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, ये हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाया गया, और जो अधिकारी थे उन्हें निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर इस एक्ट के द्वारा रोक लगाई गई। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। ओके, और कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया इस एक्ट के द्वारा। दूसरा पॉइंट, तीसरा, ये केंद्रीय प्रशासन की
नींव थी, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की ये नींव थी ये वाला एक्ट। उसके बाद जो लोगों ने फीचर देखे वो फीचर याद रखने हैं ये, कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर उसके बाद बॉम्बे और जो मद्रास रेसिडेंसियां हैं वो किसके अधीन कर देंगी, बंगाल के अधीन कर देंगी। 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, किसके लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। ओके, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि लॉर्ड एम्पेस के पहले जो है अध्यक्ष थे, मतलब सीजीआई थे। उसके बाद जो प्राइवेट ट्रेड के लिए और रिश्वत पर रोक लगी अधिकारियों पर इस एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद सेकंड एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें देखते हैं इसका महत्व क्या है और उसकी की फीचर्स क्या है जो हम लोगों को याद रखने हैं। तो ये एग्जैक्ट याद रखने हैं क्योंकि ये कथन निष्कर्ष में दे दिए जाते हैं और कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में भी दे दिए जाते हैं। ओके, तो जैसे कि फीचर्स में क्या है, कंपनी का जो राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, उनके जो कार्य थे, उनके जो काम थे सारे, उनको सेपरेट कर दिया 2 पावर्स में। उसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, इसमें कुछ सदस्य होंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इनके लिए कार्य अलग अलग कर दिए गए। कमर्शियल अफेयर्स के लिए कमर्शियल अफेयर के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और पॉलिटिकल कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपे गए। तो ये दोनों नई संस्थाएं बनाई गई, किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखना है, इसमें जो कंपनी के कार्य हैं उनको डिवाइड कर दिया गया दोनों पार्ट्स में, कमर्शियल अफेयर्स को अलग और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग। अब ये जरूर याद रखना कि कमर्शियल अफेयर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा पॉलिटिकल कार्यों को। ओके, अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो पॉलिटिकल अफेयर देखता था, वो भारत में सरकार और राजस्व संचालन की निगरानी का अधिकार भी दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसे क्या किया गया, भारत में सरकार और राजस्व संचालन की निगरानी का अधिकार भी दिया गया। ओके, अब जो हम लोगों ने 1773 के एक्ट में ये देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य के मेंबर, मतलब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, उसमें 4 मेंबर थे। अब उन मेंबर्स की संख्या घटाकर 3 कर दी। ओके, तो ये एक पॉइंट, तो ये याद रखना है पॉइंट, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ओके, वहां पे 4 थे, यहाँ पे 3 है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें क्या है, पहली बार भारत में कंपनी की भूमि को ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश की संपत्ति कहलाया जाने लगा इस एक्ट के बाद में। यानी कि 1784 के एक्ट से भारत की जो भूमि थी उसे ब्रिटिश की संपत्ति कहा जाने लगा। ठीक, फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अब कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। इस एक्ट के बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो कंपनी का कार्य है उस पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट देखते हैं जो चार्टर एक्ट 1793 है। ओके, इसमें क्या किया गया कि कंपनी को 20 सालों के लिए विशेषाधिकार मिला। अब किस चीज का विशेषाधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो मिल गया ट्रेड का। तो जो ट्रेड राइट है उनका विशेषाधिकार मिल गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक, ट्रेड राइट्स को, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड राइट को। फिर गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया, तो भविष्य में सभी गवर्नर जनरल और गवर्नरों की अधीनस्थ अधिकारियों को वरीयता प्राप्त हुई। फिर उसके बाद जो सारे अधिकारी थे उनका वेतन, तो अब सारे अधिकारियों का वेतन इंडियन रेवेन्यू से जाने लगा। यानी कि जो एक्ट लाया गया 1793, तो इसमें क्या किया गया, जो भी उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनका वेतन जो है इंडिया के रेवेन्यू, जो इंडिया से रेवेन्यू हो रहा है वहां से जाएगा। इसका मतलब इंडिया की मनी कहाँ जा रही है, बाहर। तभी यहाँ पे क्या आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ठीक है, कि इंडिया के रुपए बाहर जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज याद रखनी। फिर उसके बाद चीन को अफीम भेजने की अनुमति भी इसी एक्ट के द्वारा दी गई। जो चार्टर अधिनियम है उसके ही द्वारा चीन में अफीम का ट्रेड, ओपियम ट्रेड इन चाइना, इसका अनुमति इसी एक्ट के द्वारा दी गई। तो भारत से चीन
में अफीम व्यापार या ओपियम एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी गई। फिर उसके बाद कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको भारत के बाहर प्राइवेट ट्रेड यानी कि भारत के बाहर निजी ट्रेड की अनुमति दी गई। तो इस एक्ट के द्वारा इतनी चीजें दी गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं 1793 के द्वारा क्या क्या चीजें हुई। फिर उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813, इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो ट्रेड मोनोपोली है उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1793 के बाद 20 साल हो गए, फिर 1813 आ गया। तो 1813 में क्या हुआ कि व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। परंतु क्या है, परंतु जो टी का ट्रेड है चाइना के साथ वो बना रहा केवल। तो 1813 के एक्ट में आपको क्या याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड राइट मिले थे उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। केवल एक चीज की मोनोपोली बची, वो क्या कि चाइना के साथ में जो चाय है यानी कि टी का ट्रेड विद चाइना, ये बचा उनके पास मोनोपोली। अदरवाइज ऑल मोनोपोली आर एबोलिश्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि चाइना के साथ चाय का व्यापार केवल बचा, बाकी अलावा सारे जो ट्रेड राइट थे, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की। और शिक्षा में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। यानी कि शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के प्रचार के लिए 1 लाख प्रति वर्ष खर्चने का प्रावधान मिला इसमें। और जो क्रिश्चियन मिशनरी थे यानी कि ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार करने की भी अनुमति दी गई। तो 1813 के एक्ट में 3 चीजें हैं, जिसमें कि ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। सेकंड, केवल ट्रेड बचा किसके साथ में, ट्रेड मोनोपोली बची चाइना के साथ में, वो भी केवल टी के लिए। ओके, फिर उसके बाद सेकंड फीचर क्या है, 1 लाख एजुकेशन पर खर्च होगा। तीसरी चीज अनुमति मिली, जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, जो मिशनरी हैं वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये अनुमति मिली। तो ये 3 चीजें 1813 के एक्ट से। फिर अब देखते हैं 1833 का एक्ट। ओके, तो ये टेबल में दिया है, तो इसमें देख लेते हैं सिग्निफिकेंस कि यह अधिनियम औद्योगिक क्रांति और लिबरल विचारधाराओं से प्रभावित किया गया था। यानी कि जो 1833 का अधिनियम है, इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड जो लिबरल विचारधारा है, ठीक है, उदार सिद्धांत का प्रभाव से ये वाला एक्ट प्रभावित था। और इस अधिनियम में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संकल्पना को जन्म दिया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भावना या संकल्पना को जन्म दिया गया, तो वो 1833 की एक्ट के द्वारा, और जिसे पूरे ब्रिटिश अधिकृत भारत में राज क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त हुआ। ओके, अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। तो इसमें क्या है, 1833 के एक्ट में क्या था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको बंगाल का ना कह के अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब ये पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला जो है वो कौन था, वॉइसरॉय कौन था, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर कौन था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, जैसे कि विलियम बेंटिंग था। तो ये सारे फैक्ट हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, इसमें केवल फीचर्स को हम लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल अभी तक था, तो 1700 हम लोगों ने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, ठीक है, उसके बाद 1833 में क्या किया गया, तो 1773 में गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। फिर अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, बंगाल से छोड़कर पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसको दे दी गई उपाधि कि अब जो चीजें बनेंगी वो इंडिया के लेवल पर बनेंगी, और इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी, उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई। अब इसमें क्या मतलब है इसका ये मतलब है, अब जब गवर्नर को केवल पहले बंगाल का गवर्नर था, उससे पहले जो मद्रास और ये हमारी मुंबई की प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई थी। लेकिन फिर इसमें जब बंगाल की गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर बना दिया गया, तो क्या हुआ,
अब जो प्रेसिडेंसियां थी, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है मुंबई और मद्रास, तो उनपे पावर अब उनसे छीन ली जाएगी। ऑब्वियस सी चीज है, लेजिस्लेटिव पावर अब बनेगी पूरे इंडिया को लेकर। तो इसका मतलब ये एक तरीका है सोचने का कि जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है उनसे लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, कानून बनाने वाली शक्तियां छीन ली गई। ठीक, तभी तो छीन ली जाएंगी। और फिर क्या है, अब केंद्रीय स्तर पर ही कानून बनाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये गवर्नर जनरल अब बंगाल से हटके इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया है। तो ओके, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल को सिविल और मिलिट्री मामलों में पूर्ण नियंत्रण भी मिल गया इस एक्ट के द्वारा, कि जो भी सिविल केसेस हैं एज वेल एज मिलिट्री अफेयर्स हैं, दोनों पे पूरा नियंत्रण हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अभी तक तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, वो 3 मेंबर की हो गई थी, पहले 4 मेंबर की थी 1773, फिर उसे एक कम करके 3 का कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, अब इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक लॉ मेंबर का इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है, लॉ मेंबर, एक विधिक सदस्य को जोड़ा गया। और 1834 में लॉ कमीशन की गठन किया गया। तो मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां पे एक मेंबर ऐड किया गया जो कि लॉ मेंबर था, और 1834 में लॉ कमीशन का भी गठन किया गया। और इस अधिनियम के बाद जो भी कानून बनेंगे उनको क्या कहा जाने लगा, अब एक्ट कहा जाने लगा। ओके, और उन्हें पहले क्या कहा जाता था, एक तरीके से रेगुलेशन, अब उनको रेगुलेशन की जगह पर एक्ट कहा जाने लगा। ओके, फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। यानी कि 1813 के एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि केवल चाइना के साथ टी का ट्रेड बाकी था, एक मोनोपोली, अब वो भी खत्म कर दी गई। यानी कि अब कंप्लीटली जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको समाप्त कर दिया गया, जो है किस एक्ट के द्वारा, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1833। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद अब कंपनी केवल एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। ठीक है, अब ट्रेड नहीं करेगी, केवल क्या एडमिनिस्ट्रेशन वाली संस्था रहेगी, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। तो ये सारी फीचर्स आपको याद रखने हैं 1837 के एक्ट से। फिर उसके बाद देखते हैं 1853 का एक्ट। अब इसमें क्या क्या था, इसमें बंगाल के लिए एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। फिर बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसके लिए एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति करी गई। जैसे कि मद्रास और उसमें तो थे ही, लेकिन उनसे लेजिस्लेटिव पावर ले ली थी कानून बनाने वाली, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। ओके, फिर उसके बाद कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर शासन जारी रखा गया, लेकिन इस बार कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं था। और इस बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉ मेंबर 1813 के एक्ट में। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। यानी कि जो कार्य करने वाली कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग। तो गवर्नर जनरल की अभी तक तो केवल काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव, अब उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेचर। यानी कि कानून बनाने वाली और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको 2 भाग में बांट दिया गया 1853 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, और यह भारत में शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। ऑब्वियस सी चीज है कि लॉ मेकिंग जो है वो संस्था अलग होनी चाहिए, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। और ये भी भारत के में शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था ये, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अलग होना और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का अलग होना। फिर उसके बाद जो सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत कौन से एक्ट के द्वारा हुई, तो ये हुआ है 1853 के एक्ट के द्वारा। ओके, फिर उसके बाद मैकोले कमेटी की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा हुई। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं,
ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हम लोगों को याद है, जो 1784 का एक्ट था, उसमें जो कंपनी के कार्य थे वो दो भागों में डिवाइड कर दिए गए थे, एक कमर्शियल अफेयर्स और एक पॉलिटिकल अफेयर। कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो उसमें जो कमर्शियल के लिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें जो सदस्य संख्या 24 थी उसको घटाकर 18 कर दिया। कहाँ पे, कौन से एक्ट में? 1853 के एक्ट में। तो ये पॉइंट याद रखना है, सारे ही पॉइंट याद रखने हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद विधायी कार्य अब एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किए गए। ठीक है, यानी अब कानून बनाने का कार्य अलग ढंग से संचालित होगा, इसका मतलब यही है। फिर एक केंद्र में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, यानी कि एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया इस एक्ट के द्वारा, और जिसमें कुल कितने? 6 विधायी 6 लेजिस्लेटिव मेंबर भी शामिल थे। 4 सदस्य थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और 2 थे ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित। ओके, उसके अलावा एक कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक कलकत्ता का अन्य न्यायाधीश भी था। अब सेकंड देखते हैं फेज। अब ये हम लोगों ने देख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। फिर हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको एबॉलिश या खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद क्राउन के अंतर्गत आ गया और पूरा शासन क्राउन के अंतर्गत आएगा भारत का। ओके, तो सबसे पहले एक्ट आया गुड गवर्नेंस एक्ट, भी इसको देते हैं दूसरा नाम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा भी है कि 1857 के विद्रोह के बाद लागू किया गया इसको, और इसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ। ओके, और ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो सीधे शासन की शुरुआत हुई इस एक्ट के द्वारा से। तो ईस्ट इंडिया का इस एक्ट में हुआ क्या, जो गुड गवर्नेंस एक्ट था, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। सेकंड, ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली, यानी कि अब भारत में जो ब्रिटिश क्राउन है, जो रानी के अधीन शासन आ गया डायरेक्ट। उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है, अब गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके पद को अब बना दिया गया वॉइस रॉय कहा जाने लगा, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंस है वहां पर गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। जो इंडिया है, इंडिया की प्रोविंसेस हैं, वहां पर वॉइस रॉय कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय में बदल दिया। ओके, अब ये थोड़े से फैक्ट्स हैं क्या, कि जो पहला अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि वॉइस रॉय बदल दिया गया 1858 के एक्ट में, तो पहला अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और पहला ही वॉइस रॉय भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो ये चीज याद रखने वाला है। इसके अलावा 1858 के एक्ट से एक चीज और करी गई, एक पद सृजित किया गया जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, यानी कि भारत का एक सेक्रेटरी जो कि लंदन हाउस में बैठेगा, उसका पद एक सृजित किया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद सृजित किया गया, और भारत की प्रशासनिक शक्तियां अब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री भारत सचिव के पास रही। ठीक है, उसके बाद जो काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्य वाली परिषद भी बनाई गई। तो जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाएगी, जो कि सारे कार्य उसके वहां तक पहुंचाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, तो उसके लिए, उसको कार्य करने के लिए एक 15 सदस्यीय एक परिषद की, यानी कि एक काउंसिल का गठन भी किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। ओके, और जो 15 सदस्य थे, ये जो उसकी काउंसिल में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी काउंसिल में, तो उसमें सारे जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे, तो वो तो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, भारत के बारे में नहीं सोचेंगे, इंडियंस के बारे में मतलब नहीं सोचेंगे। ओके, तो ये भी एक नेगेटिव ही चीज है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन में भारत सचिव के गवर्नर जनरल, यानी कि वायसराय, और उनकी काउंसिल के माध्यम से भारत में शासन चलाया गया। और ब्रिटिश संसद को उत्तरदायित्व में क्या हुआ कि भारत का जो सचिव था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, जिसे
भारत में ब्रिटिश सरकार की सीधी भूमिका स्थापित हुई। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक पद सृजित किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वो सारा जो भारत की चीजें हैं वो कहाँ पे बताएगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बताएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाउस में बैठेगा, और उसकी कार्य करने के लिए 15 सदस्यीय एक मेंबर गठित किया गया, और उसमें भी सारे ब्रिटिशर्स ही थे, यानी कि सारे अंग्रेजी ही थे। ओके, फिर अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट एक्ट 1861। तो 1858 एक्ट में क्या क्या चीजें हुई। एक नया पद बनाया गया जो कि सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, उसकी काउंसिल बनाई गई। और उसके बाद गवर्नर जो पद था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको वॉइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। शासन पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन चला गया, यानी कि क्राउन के अंतर्गत, रानी के अंतर्गत चला गया। ओके, और अब जो शासन है वो गवर्नर और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो चलाएंगे भारत में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो ब्रिटिश सरकार में विधायी कार्यों में भारतीयों की सीमित भागीदारी की शुरुआत करने वाला ये पहला अधिनियम था। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भारत में विधायी कार्यों में, यानी कि लेजिस्लेटिव, यानी कि कानून बनाने वाले कार्यों के लिए भारतीयों की सीमित भागीदारी, मतलब पहली बार इसमें जो इंडियंस थे उनकी भागीदारी का ये पहला अधिनियम है कि इस एक्ट के द्वारा भारत का लिमिटेड इंटरफेरेंस हो गया कानून बनाने में। ओके, इससे जो वॉइस रॉय था उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको पुनर्गठित किया गया, और भारत के लिए विधायी प्रक्रिया में भागीदारी की शुरुआत हुई। यानी कि इसमें केवल भागीदारी मिली इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी किसकी, वॉइस रॉय की, उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया। तो इसमें पहली बार जो है कानून बनाने में भारतीय लोगों का एंट्री मिली। ठीक है, 1861 के एक्ट में। अब इसमें देखो फिर दोबारा से जो वॉइस रॉय थी, सबसे पहले 4 थी। उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी। ओके, हम लोगों ने पहले पढ़ा 1773 के एक्ट से। फिर उसको 3 कर दिया गया, फिर उसमें एक लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर अब क्या किया गया, जो वॉइस रॉय की जो काउंसिल थी, जो कार्यकारी परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें सदस्य संख्या फिर 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई 1861 के एक्ट में। फिर विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्य और वायसराय को 6 से 12 अतिरिक्त विधायी सदस्य की नियुक्ति करने की शक्ति भी दी गई। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया कि जो वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय को यह भी शक्ति दी गई कि वे 6 से 12 तक, मतलब कि मैक्सिमम 12 मेंबर तक को विधायी सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि ये पावर गवर्नर को मिली, जो गवर्नर यानी कि वॉइसरॉय कह सकते हैं अब तो, वॉइसरॉय को दी गई। और जो 1892 का एक्ट आएगा इसके बाद में, उसमें इसकी संख्या क्या जो 12 है, 12 से बढ़ाकर 10 से 16 कर दी गई। ठीक है, और 1909 के एक्ट में ये 60 कर दी जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे इनको भी, ये इसमें यहीं पे लिख दिया गया है कि मेंबर जो है कैसे बढ़े हैं। तो जो अतिरिक्त विधायी सदस्यों की संख्या है वो 1861 में 6 से 12 है, मतलब 12 तक, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 60 एक्ट 1892, फिर 1909 यानी कि 1909। फिर भारतीय नामांकन की शुरुआत। अब इसमें क्या हुआ कि जो वॉइसरॉय था उसको 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। जैसा कि हम लोगों ने इस एक्ट में देखा कि लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने में इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। अब उसमें वॉइसरॉय कितने लोगों को इंक्लूड कर सकता है, 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो था उसने निम्नलिखित भारतीयों को शामिल किया था, यानी कि जो 3 सदस्य थे। तो ये 1861 के एक्ट से ये चालू हुआ, ये पावर मिली किसको, हमारे वॉइसरॉय को। ठीक है, तो उसने कौन कौन से 3 लोगों को शामिल किया था 1862 में, और वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला वॉइसरॉय। तो इसने बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को शामिल किया था। ओके, फिर उसके बाद इसी एक्ट के द्वारा
1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई कि 1861 के अधिनियम द्वारा विधिवत स्वीकृति दी जाए और हर सदस्य को अलग अलग पोर्टफोलियो दी जाए। यानी कि इसी एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो की शुरुआत भी हुई। पोर्टफोलियो का मतलब एक पद दिया जाए, हर जो वहाँ पर काम करेंगे लोग, उनको हर सदस्य को अलग अलग पोर्टफोलियो दिए जाएं। जैसे कि आजकल मिनिस्ट्री दी जाती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास में है, ऐसे ही पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए इसी एक्ट के द्वारा। ओके, फिर उसके बाद वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिली इसी एक्ट के द्वारा। तो जब आपातकालीन परिस्थितियां हैं उसमें ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई, और जो अधिकतम 6 महीने तक मान्य रहते हैं। ओके, जैसे कि आज भी जो हम लोगों के पास हम लोगों ने देखा था, जो राष्ट्रपति हैं आर्टिकल नंबर 123 के तहत क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब सेशन में ना हो कोई भी हाउस। जब सेशन नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेड लॉ लागू कर सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं 123 के अंतर्गत। ओके, और 213 के अंतर्गत गवर्नर भी इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो 1861 के एक्ट से एक्ट में जो गवर्नर या वॉइसरॉय था उसको क्या दिया गया, ऑर्डिनेंस की शक्ति दी गई। फिर उसके बाद बॉम्बे और मद्रास से विधायी शक्तियां वापस ले ली गई पुनः, जिन्हें 1833 में छीन लिया था। यानी कि 1833 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि मद्रास और बॉम्बे था उससे क्या ले लिया था, लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी ना, उनको वापस कर दिया गया। कब? 1861 के एक्ट से। ठीक है, अब उसके बाद भारतीयों को केवल विधायी कार्यों में भाग ले सकते थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा, लेकिन वायसराय की अनुमति से ही प्रस्ताव ला सकते थे और कार्यपालिका या वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप वर्जित था। अब ये पावर दे के भी कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोगों को जो भी पावर इन्होंने दी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चीज दी गई, जो इंडियंस थे उन्हें लिमिटेड राइट्स दिए गए थे कि वो क्या है, सबसे पहले तो कोई भी अगर प्रस्ताव लाना है, क्योंकि कानून बनाने में ये चीज इंक्लूड किया गया था भारतीयों को, 3 लोगों को। ठीक है, उसमें भी अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें प्रायर परमिशन चाहिए, किसकी? वॉइसरॉय की। ठीक है, तो वॉइसरॉय कोई उल्टा सीधा अगर कोई अपने हक में, उनके नहीं है अगर हक में कोई भी लो, तो उसे तो अनुमति नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है, पावर देके भी कोई भी पावर भारतीयों को नहीं मिली थी। ओके, और कोई भी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो अफेयर्स हैं उनमें कोई भी इंटरफेरेंस करने का भी अधिकार नहीं था भारतीयों का। तो ये एक बस छलावा था एक तरीके से। फिर उसके बाद पहली बार भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में बस शामिल किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश कानून बनाने की प्रक्रिया में सीमित रूप से, ये सीमित रूप लिखा है तो सीमित रूप से शामिल किया गया। ओके, तो बस ये याद रखना है कि 1861 के एक्ट में पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है उनमें भारतीयों को शामिल करने का अधिकार मिला था। बस इतना याद रखना है, क्योंकि यही पॉइंट बन सकता है। उसके बाद ये सीटों की संख्या देख लेते हैं, 3 से 4। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उसके बाद ये देख लेना कि जो वॉइसरॉय है वो कितने लोगों को लेजिस्लेटिव सदस्य नियुक्त कर सकता है, तो वो इस एक्ट के द्वारा 12 तक के, 10 से 12 तक। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इस एक्ट के द्वारा। अब देखते हैं 1892 का, सॉरी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, यानी कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में दी गई, लेकिन सीमित रूप में। तो 1892 एक्ट में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, लेकिन सीमित रूप में। इसमें क्या हुआ, सीमित रूप का मतलब क्या हुआ कि कुछ संगठनों के सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार मिला, जैसे जमींदार, नगरपालिका, विश्वविद्यालय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में परिवर्तन क्या क्या हुआ, जो हम लोगों ने अभी देखा था कि पहले 10 से 12 थी मेंबर, जो है 10 से 12 मेंबर जो वॉइसरॉय चुन सकता था सदस्य लेजिस्लेशन में, उसकी संख्या कितनी बढ़ाकर कर दी, 12 से 16। फिर उसके बाद जो इसमें सदस्य थे उसमें कितने, 3 प्रकार के सदस्य थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक तो थे ऑफिशियल मेंबर,
जो ये संख्या है ना, पीछे भी हम लोगों ने देखा जब 12 तक थी, तो इसमें सदस्य कौन कौन से थे? ये 3 प्रकार के, एक ऑफिशियल मेंबर, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर और एक थे नॉन ऑफिशियल मेंबर जो निम्नलिखित सिफारिशों पर नॉमिनेटेड या सिलेक्टेड इलेक्टेड किए जाते थे। ठीक है, जिसमें मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की शामिल थी तथा कोलकाता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स शामिल थे। ओके, तो इस प्रकार के मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब सदस्यों को क्या क्या अधिकार मिले थे? जो वहां के सदस्य थे, इसमें जो 16 सदस्य हैं, इनमें क्या क्या अधिकार थे? सबसे पहला तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे पहले मिला था यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट 1892 को एक्ट में क्या मिला था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। उसमें भी 6 दिन प्रायर नोटिस देना होगा, तब पूछ सकते हैं। फिर जो उत्तर मिलेगा उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद अध्यक्ष जो प्रश्न अस्वीकार कर देता था वो भी अस्वीकार भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा, जरूरी नहीं वह जवाब दे ही, अस्वीकार भी कर सकता था। उसके बाद यह जो अधिनियम है 1892 का, ये पहली सफलता थी क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी मिला हम लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन गैर सरकारी सीटों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी कि 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत मान सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले और मिंटो, इसमें अब हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था 1858, उसमें एक नया पद सृजित किया गया था। ठीक है, तो हर एक्ट में एक एक क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा। जैसे कि अब ये 1909 के एक्ट में मॉर्ले और मिंटो, तो मिंटो तो वहां का गवर्नर जनरल या वायसरॉय कह सकते हैं, लेकिन मॉर्ले क्या था? एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो ब्रिटिश हाउस में बैठेगा। ठीक है, तो मिंटो कौन था? वॉइसरॉय। और जॉर्ज मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? कि भारतवासियों को वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया। ओके, तो इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसमें स्थान मिला भारतीयों को। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक लेजिस्लेचर में था, अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कानून लगाने वाले में आप अधिकार मिले भारतीयों को। तो भारतीय को चुनने का अधिकार मिला, तो उसमें सबसे पहले भारतीय सदस्य कौन बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? तो वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, अब जो संख्या थी वो हम लोग जानते हैं, जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें संख्या अब 16 से 60 कर दी गई। अब आर्थिक मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं मिली यहाँ पे, लेकिन कुछ सीमित मतदान के अधिकार भी मिले। हम लोगों को क्या मिले? कुछ मतदान के अधिकार मिले, लेकिन जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे वहां पर चर्चा का कोई भी हक नहीं मिला। फिर उसके बाद इसी एक्ट के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई, यानी कि अलग अलग निर्वाचन, यानी कि मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू को, ऐसा तरीका। ठीक है, तो मुस्लिम के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मान्यता दी गई इस एक्ट के द्वारा। मुस्लिम मतदाताओं को केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं, जैसा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ही है। और अलग निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार लागू हुई। अब इससे भारत में क्या हुआ? जो सांप्रदायिकता है उसको कानूनी मान्यता मिली, और इस अधिनियम को भारत में विभाजन राजनीति की शुरुआत हुई। यानी कि अब इस एक्ट के द्वारा ही 1892 के द्वारा ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया गया कि भारतीयों को बांटने की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम और हिंदू बट जाएंगे, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा कि जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, और उसके इफेक्ट क्या हुए इस एक्ट के? तो मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक राजनीतिक शक्ति को बल मिला, और कांग्रेस के भीतर निराशा व असंतोष बढ़ेगा जब एक पक्ष जो है आपके में से अलग हो जाएगा। यानी कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था,
उसमें जो मुस्लिम मेंबर हैं उनमें 1906 जो एक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1909 का एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ था 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, जिससे क्या हुआ, तो वही कारण हुआ जो अंग्रेज चाहते थे कि फूट डालो राज करो वाली नीति। ये हिस्ट्री में ज़्यादा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने प्लान किया और कैसे हम लोगों को अलग अलग करके फिर उसमें ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो इसमें बस केवल ये याद रखना है कि इसमें क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई जब मुस्लिम लीग 1906 में बन गई। फिर उसके बाद उनको उन लोगों को कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब वो अपने मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट कर सकते हैं, हिंदू वाले हिंदू को वोट कर सकते हैं। तो ये 1909 की एक्ट में आया। फिर उसके बाद 1919 का एक्ट मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ कि वॉइसरॉय तो ऑब्वियस ही चीज है, कौन होंगे, वॉइसरॉय होगा चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेगो कौन है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक, उसके बाद इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में ये पहला कदम था। इसमें बाई कैमरल की शुरुआत हुई। तो इसमें क्या हुआ, जो सदन है उसको दो सदनों में बांटा गया। बाई यानी कि द्विसदनी विधायिका की शुरुआत हुई कौन से एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दो सदन, मतलब कि एक उच्च सदन, एक काउंसिल ऑफ स्टेट, एक अपर हाउस। उसके बाद एक लोअर हाउस या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें 60 सदस्य थे, इसमें 45। तो ये उच्च सदन और निम्न सदन इस तरीके से शुरुआत हुई कौन से एक्ट द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा। डायरकी भी तभी कहते हैं। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब द्वैध शासन की भी इसी एक्ट से शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या है, जो पावर थी उसको दो भागों में बांटा गया, एक ट्रांसफर पावर, एक रिजर्व पावर। रिजर्व पावर जो कि गवर्नर जो था, गवर्नर यानी कि वॉइसरॉय जो अपने पास रखेगा वो पावर, जिसमें कि पुलिस, वित्त, कानून, जो मेन पावर्स थी वो गवर्नर ने अपने पास रख ली। और जो ट्रांसफर पावर थे उनको भारतीय मंत्री को सौंपे गए, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, कृषि, ये सारी सुविधाएं थी। फिर उसके बाद इलेक्शन की शुरुआत हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ कि जो इलेक्शन की शुरुआत हुई, लेकिन उनमें लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कि कुछ सीमित लोगों को मत के अधिकार मिले, जिसमें केवल जो करदाता हैं या जमींदार हैं या सरकारी अधिकारी हैं, पदाधिकारी को वोट देने की अधिकार मिला। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना का प्रावधान इसी से मिला। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुसलमान के साथ साथ अब किन किन को, और पहले की 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को मिला था। फिर अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई 1919 के एक्ट से। इसमें सिख, ईसाई, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के लिए भी अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जनता की अपेक्षाओं पर सफलता में देखते हैं कि यह अधिनियम भारतीय जनता को सेल्फ गवर्नमेंट की आकांक्षा को पूरी नहीं कर सकती। इससे प्रेरित होकर ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, स्वराज आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद महत्वपूर्ण इसमें क्या क्या तत्व हैं, ये चीजें याद रखनी कि द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई, यानी कि दो अपर हाउस और लोअर हाउस हुए, जिसमें 60, 145 सीटें थी। फिर उसके बाद जो है पावर को भी डिवाइड किया गया, द्वैध शासन, ट्रांसफर और रिजर्व पावर। तो रिजर्व पावर वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, जिसमें कि मेन सब्जेक्ट से, जैसे कि वित्त के हो गए, सेना का हो गया, ये सारी चीजें अपने पास रखी ब्रिटिश ने। और इंडियंस को क्या दे दिए, जो एजुकेशन, हेल्थ, ये वाले सब्जेक्ट। ओके, अब भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की नींव हुई है और स्वराज आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये एक्ट क्या है, इस एक्ट में जो है क्या दिया गया कि हम लोग जानते हैं जो ये एक्ट है, इसी के द्वारा मैक्सिमम जो एडॉप्शन किया गया है हमारे संविधान में, वो इसी एक्ट के द्वारा किया गया है, 1935 के एक्ट के द्वारा। ओके, तो इसमें मेन फीचर क्या थे कि पहली चीज तो जो डायरकी, जो पहले जो डायरकी जो शुरुआत हुई थी, उसको अब क्या किया गया कि वो सेंटर में लगाई गई, यानी कि प्रांतीय जो प्रोविंशियल डायरकी लगी थी 1919 के एक्ट में,
प्रोविंसेस जो प्रांत थे वहां पे ये डायरकी लगाई गई। अब वहां से हटा के डायरकी सेंटर में लगा दी गई, यानी कि राज्यों से हटा के सेंटर में लगा दी गई डायरकी। और जो प्रोविंसेस थी, जो मतलब कि जो प्रांत थे, उनको ऑटोनॉमी, उनको स्वायत्ता दे दी गई। ठीक है, उन्हें फ्रीडम दे दी गई। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई। ओके, और संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरेशन का प्रस्ताव भी यहाँ पर आ गया। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब कि जो पावर्स हैं उनका डिवीजन हर लेवल पर होना चाहिए। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रिंसली स्टेट को भी शामिल करने की योजना थी, लेकिन ये जो रियासतें थी उन्होंने इसको लागू नहीं होने दिया। उसके बाद इसमें 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बनाए गए, जिसमें कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि हम लोग आज जानते हैं, जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें क्या दी गई है, उस शेड्यूल में यही दिया गया है, सूची दी गई है, जिसमें कि एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो ये भी शुरुआत 1835 के एक्ट में हुई थी। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई 1937 में, जो इलेक्शन हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनल इलेक्टोरेट की पुनरावृत्ति कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि अलग अलग निर्वाचन कर सकेंगे, ये कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद बाई कैमरल इन प्रोविंसेस, यानी कि प्रांतों में द्वि सदन की जो है व्यवस्था लागू की गई, जैसे कि अभी राज्यों में है विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई इसी एक्ट के द्वारा। हिल्टन एंड यंग कमीशन ने की थी, हम लोग जानते हैं आरबीआई का रिकमेंडेशन किसने दी थी, हिल्टन एंड यंग कमीशन ने। ओके, तो ये चीजें थी। अब देखते हैं मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना। तो सबसे पहले डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग किसने की सबसे पहले, तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय जो थे, उन्होंने संविधान सभा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सबसे पहले संविधान की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की, एम.एन. रॉय ने 1934 में। और वे क्या थे, एक भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत और रेडिकल लोकतंत्रवादी थे, यानी कि रेडिकल डेमोक्रेशन के क्या थे, समर्थक थे। कौन, एम.एन. रॉय। आइडिया भी इन्हीं ने दिया था, आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अवधारणा ही दी उन्होंने 1934, तो ये याद रखना है। फिर आईएनसी ने 1935 में फॉर्मल रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की ओर से कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस और एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सारे लोग जो भी एडल्ट हैं वो वोट कर सकें, उस पे चुनी हुई जो संविधान सभा है उसके द्वारा संविधान बनाया जाए। फिर उसके बाद अगस्त जो ऑफर था 1940 का, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अगर ये चीज पूछी जाए तो वो अगस्त ऑफर के, जो अगस्त ऑफर आया था 1914 में, उसमें किया गया था पहली बार संविधान सभा को, सिद्धांत को। ओके, फिर उसके बाद 1942 एक्ट आया, क्रिप्स प्रपोजल जिसे कहते हैं, क्रिप्स मिशन। उसमें ब्रिटेन के जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे भारत आए, और युद्ध के बाद में हम लोग जानते हैं इस बीच में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ओके, ये कहानी पूरी हम लोग समझेंगे हिस्ट्री में। ओके, ये किस तरीके से हम लोगों ने संविधान के लिए जबरदस्ती हम लोगों ने ये चीज की थी, और किस तरीके से उन लोगों ने हम लोगों को मजबूर हो गए अधिकार देने के लिए। ओके, तो स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और युद्ध के बाद स्वतंत्र संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा कि जब 1945 में युद्ध खत्म, मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम संविधान बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। फिर मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, और उन्होंने भारत को 2 अलग राज्यों में विभाजित करने की मांग की थी इस एक्ट में, और 2 अलग अलग संविधान सभाओं की मांग भी की थी।
फिर उसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर। ये 22 मार्च को आया था 1946 में और 16 मई को इसने रिपोर्ट जारी की। और इसमें क्या मुख्य बिंदु थे? 2 संविधान सभाओं की मांग को इसमें अस्वीकार कर दिया गया कि एक ही संविधान सभा बनेगी और एकल संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और योजना काफी हद तक मुस्लिम लीग को संतोषजनक लगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली मीटिंग के बाद, जो पहली, दूसरी, तीसरी यानी कि थर्ड मीटिंग में, जो संविधान सभा की जो थर्ड मीटिंग थी, पहली मीटिंग हुई थी 9 तारीख को, फिर उसके बाद 11 तारीख को हुई थी, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को ये प्रेसिडेंट बनाया गया। सबसे पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने संविधान सभा में एग्जॉक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया है। और यह प्रस्ताव भारतीय संविधान का मौलिक संरचना व दार्शनिक आधार तय करता है। और हम लोग जानते हैं यही आगे चलकर प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था कि एक भारत एक क्या होगा? सोवरेन स्टेट होगा और डेमोक्रेटिक व रिपब्लिक बनाया जाएगा। उसके बाद नागरिकों को क्या क्या मिलेगा? न्याय, स्वतंत्रता की समानता व अवसरों की समानता मिलेगी। यही चीजें किसमें इंक्लूड की गई? प्रीएम्बल में की नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये भारतीय संविधान की मौलिक संरचना व दार्शनिक आधार तय करता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, वही आगे चलकर क्या बना था? प्रीएम्बल बनी है अपने जो है संविधान की। ओके, तो ये चीजें सारी किसमें दी थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और कमजोर लोगों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत के सभी क्षेत्रों में संप्रभुता, अखंडता व एकता बनाए रखना। भारत में भूमि को एकजुट, स्वतंत्र व लोकतांत्रिक रूप से संगठित करना। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रीएम्बल के रूप में प्रवर्तित किया गया। ये लिखा भी है और यह विचार यूएसए से प्रेरित थे। अब कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कैबिनेट मिशन के बाद में ये अप्रूव्ड हुआ, संविधान सभा का गठन बनाया जाएगा, तो उसमें क्या क्या कंपोजिशन था? तो सबसे पहले टोटल सीटें कितनी थी उसमें? संविधान सभा में 389, जिसमें जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश भारत के जो प्रोविंस थे उसकी 292, और जो प्रिंसली स्टेट थे यानी कि जो रियासतें थी वो 93 उनकी सीट, और मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से 4 लोग थे। तो टोटल ये इस प्रकार का एलोकेशन था। फिर सेकंड चीज, चुनाव की प्रक्रिया। तो संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होकर चुने जाएंगे, ये चीज बताई गई। और यह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। फिर उसके बाद अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व के बारे में क्या बताया गया कि धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई व दलित शामिल किए गए। ओके, अब ये है सीटों का आवंटन। ये हम लोग देख चुके 292, 93, 4। ओके, और फिर उसके संविधान सभा जो चुनाव हुआ जब जुलाई अगस्त 1946 में, उसमें राजनीतिक दलों की कैसी सीटें थी वो देख लेते हैं। तो ये तो था क्या? संविधान सभा में अनुसार सीटों का विवरण ये था संविधान सभा के द्वारा कि बेटे प्रांतीय भारत की जो है जो 292 थी, पेंसिल स्टेट में 93 थी, और टोटल जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उसमें 4 थी। अब इसमें जो चुनाव हुआ था 1946 में, संविधान सभा का चुनाव, उसमें क्या क्या हुआ था? तो जो कांग्रेस है उसने कितनी सीटें जीती थी? 208। मुस्लिम लीग ने 73। उसके बाद और पार्टी थी जैसे कि यूनियनिस्ट, मुसलमान, अनुसूचित जाति, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट। ये सारी सीटें, ये एक और इंडिपेंडेंस ने 8 सीटें जीती थी। तो टोटल यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिली थी 296 में। फिर उसके बाद जो समुदायवार प्रतिनिधित्व था उसमें हिंदू, इन सीटों में हिंदू कितने थे? 163, मुसलमान 80, अनुसूचित जातियां 31, भारतीय ईसाई, ये सारी चीजें दी गई हैं। जो ये सीटें थी इनमें लोग के क्या क्या रिलीजन थे उसके बेसिस पर। फिर उसके बाद संविधान सभा में जो प्रमुख समितियां बनी,
वो कौन कौन सी हैं ये आपको पूछी जाती हैं। जैसे कि जो यूनियन वर्ड जहाँ पे लगा हुआ वो जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और उसके बाद स्टेट कमेटी ऑन नेगोशिएशन विद प्रिंसली स्टेट, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू की थी। फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय संविधान समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजाति के लिए सलाहकार समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति इसके भी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद ये है माइनर कमेटियां, छोटी छोटी जो कमेटियां थी, ये मेन कमेटियां हैं, ये माइनर कमेटियां हैं, ये आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद अब देखते हैं जो मेन कमेटी थी, मेन कमेटियों में कौन कौन सी थी। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन थे हम लोग देख चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, तो ये 29 अगस्त 1947 को स्थापना की गई, और ये प्रारूप बनाने के लिए, प्रारूप समिति मतलब कि संविधान का प्रारूप बनाने के लिए ये बनी थी। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 7, और इनके सातों के नाम आपको याद रखने हैं। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर उसके बाद N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, और डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और N माधवराव, और TT कृष्णमाचारी। ठीक, उसके बाद संविधान का अधिनियम, ये हम लोग जानते हैं 26 जब संविधान की जो सभाएं हुई, टोटल मीटिंग्स हुई, कितनी महिला मेंबर, ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन जब करेंगे तब। ठीक है, कितनी मीटिंग्स हुई थी, कितने मेंबर थे, कितने पेज का, कितने ईयर में, 2 ईयर, और जो कुछ था, ये सारे फैक्चुअल हम लोग कहाँ पे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस में देखेंगे। ओके, कितनी महिला मेंबर थे, और जो फैक्चुअल है कौन हेड था, कौन ने क्या किया था, ये सारी चीजें जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो हम लोग उसमें देख लेंगे। अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रोसीजर हुआ, 11 सेशन टोटल हुए थे, और ये सारी चीजें। तो इसमें क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं संविधान का अधिनियम कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया, और इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। ठीक है, तभी 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, नियमित व आत्मान्वित किया, अडॉप्ट एंड एनेक्ट एंड गिव टू द देमसेल्फ। और इसके प्रभावी कब किया गया था, हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। फिर उसके बाद और इसी दिन क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो संविधान में क्या क्या चीजें सम्मिलित थी 26 नवंबर 1949 को, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व प्रियम्बल। और इसके बाद अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, भाग जो कि 20 थे वो 25 के लगभग हैं, अनुसूचियां जो 8 थी वो अब 12 हैं। अब इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम जानते हैं, ये हुआ डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी चुनने का कारण क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है कि 1930 में लाहौर जो अधिवेशन था किसका, INC का जो लाहौर अधिवेशन था, दिसंबर 1929 में, ये निर्णय के बाद में पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसके बाद जो संविधान सभा द्वारा निभाई गई अन्य भूमिकाएं क्या क्या गया है कि भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता कब ली गई, जो कॉमनवेल्थ था उसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता की स्वीकृति 1949 में मई में ली। फिर उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी, मतलब कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को सेम डेट को अपनाया गया। और भारत में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को बने। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका क्या योगदान रहा, तो ये उस समय क्या थे, कानून मिनिस्टर थे, और संविधान का ड्राफ्ट इन्होंने बनाया था। और इनमें प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं में महत्वपूर्ण व सक्रिय भागीदारी करी, तर्कसंगत, सशक्त व प्रभावशाली शैली से सभा में बार बार प्रस्तावित किया, और कई जटिल मुद्दों पर स्पष्ट एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और अपने इनको तभी क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान भले ही विश्व में अनेक देशों के संविधान से प्रेरित है, फिर भी उसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य संविधानों से विशिष्टता रखती हैं, यानी कि अलग हैं।
तो समय के साथ कई संशोधन हुए हैं इसमें, जैसे कि 742 कई सारे संशोधन उल्लेखनीय हैं, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 जो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1985, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 44वां 1978, 73वां 74वां जो पंचायत और नगर पालिका के लिए, ये सारे उल्लेखनीय हैं संशोधन। और 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हम लोग जानते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख रहे हैं भारतीय संविधान की। तो सबसे पहला क्या है, ये विश्व का, जो विश्व में जितने भी कंट्री हैं उनमें सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है। ओके, ये चीजें तो हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रिजिडिटी है, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो कठोर भी है पूरी तरीके से और ना ही लचीला है, यानी कि ना तो पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मिक्सचर है। क्यों? कठोर शब्द का मतलब क्या है? कठोर संविधान वह होता है जिसमें कोई भी अमेंड नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये क्या है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि कानून को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि हम लोगों का संविधान कठोर भी है कुछ जगह पर और कुछ जगह पर उसे संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, यानी कि लचीला भी है। तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है। अब जैसे कि जब हम लोगों को अगर संशोधन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, 2/3 की जो है बहुमत लगता है किसी भी संविधान संशोधन बिल को पारित करने के लिए। और आर्टिकल नंबर 368 के प्रकार 3 प्रकार के बहुमत हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी शायद पिछले लेक्चर में, कि किस तरीके से भारतीय संविधान कठोर और लचीला भी है। कि जो स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 का बहुमत चाहिए और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत 50% से अधिक चाहिए। ठीक है। और ये 3 प्रकार से हम लोग देखा था कि एक तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राज्यों की मंजूरी चाहिए। ओके, और उसके बाद सामान्य जो बहुमत द्वारा संशोधन में सामान्य जो विधायी प्रक्रिया हैं वो 1968 के बाहर आती हैं, उनमें सामान्य बहुमत से भी वह पास हो सकती हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा फीचर, संघात्मक प्रणाली व एकात्मक झुकाव, यानी कि हमारा जो संविधान है वो उसमें फेडरल विशेषताएं भी हैं व यूनाइटेड विशेषताएं भी हैं। यानी कि हम लोगों ने ये चीज इमरजेंसी में देखी थी कि फेडरल पावर यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है, यानी कि जो पावर है वो हर स्तर पर डिवाइडेड है। लेकिन जब इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं तो पावर जो है वो ले ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि यूनिटरी तब गवर्नमेंट बन जाती है। तो इसमें क्या है कि भारत में जो फेडरल और यूनिटरी दोनों विशेषताएं का अनूठा समावेश है। इसमें जो फेडरल विशेषताएं क्या हैं, इसमें दोहरी शासन व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य सरकार चलाती हैं, शक्तियों का विभाजन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की कठोरता है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बाइकैमरलिज्म है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में। यूनिटरी में क्या क्या मतलब है कि यह मजबूत केंद्र सरकार है, इसमें एक ही संविधान है केंद्र और राज्यों के लिए, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, और एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आपातकालीन प्रावधान। ये सारे यूनिटरी विशेषताएं हैं और ये सारी कौन सी विशेषताएं, ये फेडरल विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। ओके, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट टिप्पणियां, यही चीज लिखा है कि जो फेडरेशन शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है, कहाँ पे, संविधान में। ये अब मैं और लेक्चर में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अनुच्छेद नंबर 1 में यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, जो कि ये जो 2 बातें बताता है कि यह संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है, कोई भी राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकता। यह संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है और कोई भी राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी कि भारत हमारा इकट्ठा रहेगा यूनियन ऑफ स्टेट से, या ना कि यूनाइटेड स्टेट से। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है, ये हम लोग जानते हैं।
और फेडरेशन जो शब्द है, फेडरेशन का शब्द कहीं पे नहीं हुआ है यूज। ठीक है, अब एक वर्ड आता है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब कि जो अर्धसंघात्मक है, मतलब कि जो पावर है वो पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं, यानी कि क्वासी फेडरल है, पूरा फेडरल नहीं है। तो ये केसी बियर ने बताया था। मॉरिस जोन्स ने क्या बताया था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो ग्रेवल ऑस्टिन है उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताया। आइवर जेनिन्स ने क्या बताया था, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। तो ये भारत में लागू है, भारत के फेडरेशन में लागू है ये चीज, भारत में ये चीजें लागू हैं। ओके, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड है, और रियल हेड कौन है, रियल हेड है जो कि है प्रधानमंत्री। ओके, या मुख्यमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद बहुमत के दल का शासन, ये बताता है संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, एक तो नॉमिनल और रियल हेड के बारे में बताता है। फिर उसके बाद जो बहुमत दल का शासन करेगा, मतलब संसद और विधानसभा में जो बहुमत पाएगा वह सरकार बनाता है। फिर कार्यपालिका में सामूहिक जिम्मेदारी, ये भी हम लोग देखा था। तो जो पार्लियामेंट है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव है वो जो क्या है वो टुगेदर, वो साथ साथ किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के। तो मंत्रिपरिषद या संसद विधानसभा के प्रति यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के या विधानमंडल के। और मंत्रियों विधायिका की सदस्यता, ये सारे बताते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। फिर उसके बाद संसदीय सार्वभौमिकता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। जैसे कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, और अमेरिका का जो जुडिशरी है वो सर्वोच्च है, ये सिद्धांत वहां से लिए हैं। अब इसमें जो संसद संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन करने की शक्ति रखती है, पर इसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अधिकार से संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत में न केवल संसद सर्वोच्च है, ना ही केवल न्यायपालिका, बल्कि दोनों संतुलन और परंपरा नियंत्रण की व्यवस्था रखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, संसदीय सार्वभौमिकता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इंटीग्रेटेड व लिबरल जुडिशरी, इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित की है जो एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। अब एकीकृत व्यवस्था का मतलब सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च जो है न्यायिक संस्था है, हम लोग जानते हैं। इसके नीचे हाई कोर्ट है राज्य के, और फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, फिर एकल न्यायालय आते हैं। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया है, जैसे कि सिक्योरिटी टेन्योर, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और संसद और विधानसभा में न्यायाधीशों के आचरण पर प्रतिबंध है, चर्चा पर प्रतिबंध है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध है। किस पे, जो न्यायाधीश होते हैं उनका। फिर न्यायपालिका की अवमानना पर सजा देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का संवैधानिक प्रावधान है। यह आर्टिकल नंबर 50 में दिया है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट रहेगी किससे, एग्जीक्यूटिव से। फिर उसके बाद संविधान के सोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है संविधान के अंदर। तो सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है 75%। ओके, और फिर उसके बाद फेडरल जो स्कीम है वो हमने कनाडा के संविधान से भी प्रेरित है। और उसके बाद राज्यपाल का ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, लोकसभा, पब्लिक सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग देखते हैं तो क्या क्या है। ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, सिंगल सिटीजन का फिनोमेना, रूल ऑफ लॉ, स्पीकर की पोस्ट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिया है, 2 सदन होंगे, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर भी लिया है। फिर
विदेशी स्रोतों में जो यूनाइटेड स्टेट जो है यूएसए से क्या क्या लिया है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राष्ट्रपति जो हेड होगा सारी सेनाओं का वो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी कहाँ से लिया है, यूएसए से। फिर आयरिश से क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर इन राज्यसभा, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 3 चीजें ली हैं, एक टीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और थर्ड वन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा में किस तरीके से नॉमिनेशन हो। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रिविजन 1789 में हुआ था, वहां से लिया है हम लोगों ने ये कंसेप्ट जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल सिस्टम, यानी कि एक संघात्मक प्रणाली जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र होता है, क्वासी फेडरल है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ये भी देखा है। फिर यूएसएसआर रसिया से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी, 5 ईयर प्लान। जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं 352 से 360। उसके बाद साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, आर्टिकल नंबर 368, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। जापान कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यू प्रोसीजरल लॉ लिया है। और ड्यू प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी प्रक्रिया स्थापित होनी चाहिए, प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और गैर मनमानी होनी चाहिए। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये हमारे पॉलिटी हो गई खत्म। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तब इसको रिवाइज अच्छे से करेंगे। इसकी जो फैक्ट वाली चीजें रह गई जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको भी डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।